साथियों, तो बहुत सारे हमारे जो साथी हैं उनको भवन संख्या और जनगणना मकान में मैं रोज देखता हूं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि जनगणना मकान वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस भवन में कितने जनगणना मकान हैं। मैं आपके सामने रियल लाइफ का जो अभी प्रॉब्लम आ रही है आपको फील्ड में, उसी एग्जाम्पल को हमने लिया है और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। कम से कम जनगणना मकान के बारे में तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो आवासीय मकान है जहां पे इंसान रहते हैं, वहां पे आप डिसाइड कैसे कर पाएंगे कि जनगणना मकान इसमें कितना है। फिर अगर जरूरत पड़ेगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो गैर आवासीय जो बिल्डिंग है उनको जनगणना मकान कैसे मानना है, किस बेसिस पे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम 1 बाय 1 सभी एग्जाम्पल को देखेंगे और आपके सामने प्रॉपर लिखा हुआ है कि एक भवन में कितने प्रवेश द्वार है, क्योंकि सारा कंफ्यूजन प्रवेश द्वार का है। ठीक है, चूंकि किताब में भी आपके प्रवेश द्वार दिया गया है और आपकी ट्रेनिंग में भी प्रवेश द्वार का कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो इस वीडियो में हम सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप जाते हैं फील्ड में, पहला घर मान लीजिए ये मिला जिसमें एक प्रवेश द्वार है, साफ बोला है। अच्छा, पहले भवन और मकान में आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ लीजिए कि भवन आप किसे कहेंगे। आप गए और बाहर से कोई भी एक बिल्डिंग मिला, चाहे वो बिल्डिंग एक मंजिल का भी हो सकता है, चाहे एक कमरे का एक मंजिल का भी बिल्डिंग हो सकता है, या झोपड़ी भी हो सकता है। अगर झोपड़ी झुग्गी भी है तो वो भी एक बिल्डिंग है, यानी भवन है उनके लिए। ठीक है, उसके अंदर जनगणना मकान की संख्या होती है, यानी तो जो बाहर से दिखता है वो पूरा संरचना आपका बिल्डिंग हो गया और उसके अंदर जो परिवार निवास करता है, कितने जगह अलग अलग खाना बनता है, यानी कितने अलग अलग परिवार है सेपरेट, वो सेंसस हाउस हो जाएगा। बाकी हम इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे कि ये हमको दिख गया कि ये भैया भी भवन है, एक भवन है और बोला गया कि इसमें एक प्रवेश द्वार है, लेकिन यहाँ कंडीशन है कि सर 3 परिवार है। आप बताइए यहाँ जनगणना मकान संख्या कितना देंगे? तो यहाँ पे फिर ये कंडीशन हो जाएगा, मान लीजिए ये प्रवेश द्वार है, तो अगर प्रवेश द्वार के अकॉर्डिंग आप जनगणना मकान देंगे तो आपको जनगणना मकान 1 देना होगा। ठीक है, 1 जनगणना मकान आप देंगे, क्योंकि प्रवेश द्वार के हिसाब से अगर देखेंगे तो जनगणना मकान 1 हो जाएगा। चूंकि एग्जाम्पल में साफ साफ बोला गया है कि जितना प्रवेश द्वार उतना ही जनगणना मकान, लेकिन उसमें 3 कंडीशन है। प्रवेश द्वार है एक कंडीशन, दूसरा कंडीशन है कि उस बिल्डिंग का, उस जनगणना मकान का उपयोग के आधार पे, और तीसरा है मालिकाना हक यानी स्वामित्व या अधिपत्य के आधार पे। तो ये पहला भवन हुआ जिसमें एक प्रवेश द्वार है सर और 3 परिवार है। अब जनगणना मकान कितना होगा सर? मान लीजिए कि एक ही प्रवेश द्वार है और सर इसके अंदर मेन गेट, तो अक्सर आपको एक ही गेट देखने को मिलेगा, तो बिल्डिंग के मेन गेट एक है, लेकिन मान लीजिए सर कि अंदर में 3 परिवार रहता है और तीनों परिवार अलग अलग खाना बनाता है। परिवार डिसाइड उसी से होगा कि अलग अलग चूल्हा जलेगा, जैसा कि आपको ट्रेनिंग में बताया गया होगा या फिर आपके बुक्स में दिए गए हैं कि आप परिवार तभी मानेंगे जब वो अपना अलग अलग किचन सबका होगा। तो परिवार से मतलब कि सर 3 किचन होगा और 3 किचन के लिए इन तीनों आदमी के अंदर में एक एक कमरे हैं। यानी ये भवन पूरा बाहर से देखने को मिला कि एक ही प्रवेश द्वार है सर, तो आपको लगेगा कि सर प्रवेश द्वार एक मतलब एक जनगणना मकान। लेकिन जहां पे सर प्रवेश द्वार एक है लेकिन उसमें अगर आपके परिवारों की संख्या 1 से अधिक है, वहां फिर प्रवेश द्वार का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। वहां फिर आपको ये देखना है कि अंदर में इन तीनों परिवारों के लिए रहने के लिए अंदर में फ्लैट्स या अंदर में रूम है कि नहीं है। तो पता चला कि सर 3 परिवार है और तीनों परिवार को एक एक रूम अलॉट है, यानी घर के मुखिया जो होंगे तीनों का बंटवारा कर दिया और तीनों अलग अलग रूम में अपना खाना बनाते हैं और रहते हैं। उस केस में सर इसका 3 जनगणना मकान हो जाएगा, 3 जनगणना मकान हो जाएगा, 3 जनगणना मकान, 3 जनगणना मकान। क्यों सर? यहाँ प्रवेश द्वार वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, यानी 3 परिवार है सर और तीनों परिवार के लिए अगर उपलब्ध कमरों की संख्या मिनिमम 1-1 है तो यानी परिवार 3 और कमरा भी 3 है, यानी आप जनगणना मकान संख्या यहाँ 3 देंगे। ये तब हुआ सर कि जब 3 कमरा और 3 परिवार हुआ तो जनगणना परिवार 3 हो गया। चलिए, जनगणना यहाँ पर मकान 3 हो गया। दूसरा में सर चलिएगा, तो ये बिल्डिंग है, आपको भवन संख्या दिख जाएगा, तो इसको आप कैसे डिनोट करेंगे सर? तो इसको डिनोट करने के लिए आप क्या लिखेंगे
CN1 यानी सेंसस नंबर 1, और इसमें 3 जनगणना मकान, तो कोष्ठ में 3 दे दिए। दूसरा पर चले आवाज पे, तो ये देखने से बिल्डिंग लगा सर कि दूसरा बिल्डिंग है हमारा, हम आंख मूंद के लिख देंगे CN2, चूंकि दूसरा बिल्डिंग है। अब जो मामला कोष्ठ का आएगा वो आएगा कि जनगणना मकान कितना है सर। तो देखिए इसमें बोला है कि 2 प्रवेश द्वार है, हो सकता है जब बाहर से आप बिल्डिंग देखेंगे तो हो सकता है उसके 2 दिशाओं से अलग अलग प्रवेश द्वार हो, तो आपको प्रवेश द्वार के अकॉर्डिंग तो आपको लगेगा कि सर 2 इसमें जनगणना मकान है। ठीक है, आपका भी कहना सही है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि सर यहाँ एक ही परिवार है, यानी इस पूरे बिल्डिंग में बिल्डिंग के मुख्य द्वार 2 है, और हो सकता है इस बिल्डिंग के अंदर कमरे भी 1 से अधिक हो, लेकिन सर परिवार यहाँ एक ही है, यानी पूरे बिल्डिंग का मालिक एक ही है, एक ही किचन है और एक ही परिवार है। उस केस में सर जनगणना मकान संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आप खुद ही बताइए कि यहाँ पे जनगणना मकान डिसाइड किया है कमरा के अकॉर्डिंग, अगर परिवार इक्वल में तो परिवार और कमरा अगर बराबर है तो जनगणना मकान हम परिवार या कमरा किसी के आधार पर दे सकते हैं। लेकिन सर यहाँ जनगणना मकान संख्या परिवार के आधार पर हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक ही परिवार है और इसके पास रहने के लिए प्रवेश द्वार भी 1 से अधिक है और जनगणना मकान भी 1 से अधिक है, यानी इसकी कमरों की संख्या। उस केस में सर जनगणना मकान यहाँ 1 हो जाएगा। आप समझते रहिएगा, और यहाँ पर कोष्ठ में आप लिख दीजिएगा 1। तीसरा में चलेंगे सर, तो देखिए 3 प्रवेश द्वार है, अलग अलग 3 प्रवेश द्वार है सर। ये CN नंबर कितना हो जाएगा? सेंसस नंबर, बिल्डिंग 3। अब यहाँ पता करना है कि सर इसमें सेंसस हाउस कितना है, यानी जनगणना मकान कितना है। तो सर 3 प्रवेश है, तो प्रवेश के आधार पे आपको लगेगा कि सर ये इसमें 3 जनगणना मकान है। तो ये गलती कभी भी मत करिएगा कि प्रवेश द्वार देखें और उससे अकॉर्डिंग जनगणना मकान संख्या आप अपने से डिसाइड कर दिए। नहीं, आपको पूछना है कि परिवार इसमें कितने रहते हैं। भले इसमें 3 क्या 4 अगर बिल्डिंग है और चारों दिशा से एक गेट है तो आपको लगेगा 4 प्रवेश द्वार है, तो नहीं 3 प्रवेश द्वार है। अब देखेंगे सर 2 ही परिवार रहता है, प्रवेश द्वार 3 है और परिवार 2 रहता है। तो अब हम इसके अंदर ये जानेंगे कि सर अगर ये फ्लैट का बना हुआ कमरा, तो देखेंगे फ्लैट क्या इन दोनों परिवार को रहने के लिए 2 फ्लैट है, या फिर रूम है तो क्या 2 रूम या 2 रूम से ज्यादा है। तो अगर बोलेगा कि हाँ या सर इसमें अगर अंदर आप जाते हैं तो कमरों की संख्या 2 से अधिक है, फिर यहाँ जनगणना मकान संख्या आप परिवार के आधार पे 2 दे देंगे। ठीक है, अब परिवार यहाँ 2 ही रहता है और प्रवेश द्वार के आधार पर अगर जनगणना मकान आप 3 देते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है तीनों कंसेप्ट को, प्रवेश द्वार पे भी, अधिपत्य के आधार पे भी और उपयोग के आधार पे भी। उपयोग के आधार पे 11 आवासीय भवनों का पड़ेगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो यहाँ पे जनगणना मकान कितना हो गया सर? आपका 2 हो गया। किसके आधार पे? परिवार के आधार पर। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रवेश द्वार तो 3 था, मान लीजिए इसमें कमरों की संख्या भी 4 था, लेकिन परिवार 2 है, यानी जहां पे परिवार कम है और कमरों की संख्या अधिक हो सकती है उस बिल्डिंग में, उस केस में सर जनगणना मकान आप परिवार के आधार पे देंगे। चलिए तीसरे बिल्डिंग में आते हैं हम, चौथे बिल्डिंग में। ये भी एक बिल्डिंग है, तो यहाँ पे आप पोस्ट में क्या लिखेंगे? CN3 और 2। उसके बाद एक प्रवेश द्वार है और 2 परिवार है, यानी एक ही प्रवेश द्वार है सर, गेट एक ही है मेन गेट, लेकिन पता चला कि इसके अंदर 2 परिवार रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 प्रवेश द्वार था लेकिन परिवार 1 था, यानी यहाँ द्वार ज्यादा था और परिवार कम था। यहाँ उल्टा हो गया कि एक ही प्रवेश द्वार है सर और परिवार अंदर में 2 रहते हैं, और दोनों को रहने के लिए मान लीजिए एक ही कमरा है सर। अब उस केस में क्या करिएगा? सपोज करिए इसके अंदर जब गए हम तो ये एक ही मंजिल का घर है और इस पूरे मंजिल में एक ही कमरा भी है और गेट भी एक ही है, यानी एक ही कमरा है और गेट भी इसका मुख्य द्वार एक ही है, लेकिन परिवार सर 2 रहता है। होता है इस केस में, और अगर आपके यहाँ नहीं होता इसका ये मतलब नहीं कि कहीं नहीं होता है। हमारे यहाँ जो दूसरे प्रगणक है, जो झुग्गी झोपड़ी में जाते हैं, वहां पता चलता है कि एक ही एल्वेस्टर का मकान है, एक ही गेट है, एक ही रूम है, और उसके लड़के का भी शादी हो गया है और उनके माता पिता भी है। तो माता पिता मान लीजिए बरामदे पे सोते हैं और पति पत्नी वो अपने घर में सोते हैं अंदर में। तो ऐसा केस आपको देखने को मिलेगा कि कमरा एक ही है सर लेकिन 2 परिवार है और दोनों परिवार सर अलग अलग खाना बनाता है। ठीक है, क्योंकि बरामदे को आपको कमरा में काउंट करना नहीं है, तो उस केस में सर इस कमरा में चूंकि परिवार की संख्या से कमरों की संख्या कम है, इसके आधार पे अगर यहाँ हम जनगणना मकान संख्या परिवार के आधार पर दिखा देते हैं कि यहाँ जनगणना मकान 2 है, इसका मतलब समझ में आएगा कि सर इसमें मिनिमम 2 आपके मकान है, कमरों की संख्या है 2, यानी 2 परिवार जैसी। चूंकि यहाँ तो
जो आप CN लिखते हैं, सपोज करिए CN हम ये 4 दिए और कोस्ट में जो आप ये 2 लिखते हैं, ये 2 ये डिनोट करता है कि इसमें जनगणना मकान कितने हैं, यानी परिवार कितने हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो मकान कम हो सकता है लेकिन परिवार आपके ज्यादा हो सकते हैं, तो इसीलिए मकान दर्शाने के लिए यहाँ पे फिर हम कमरों के आधार पे 1 लिखेंगे, यानी इसमें एक ही जनगणना मकान है और उसी जनगणना मकान में जब ऐप में एंट्री करेंगे हम, तो ये दोनों परिवार की एंट्री हम उस ऐप में करेंगे। एक ही कमरा को रिपीट करके दोनों परिवार की एंट्री करेंगे और उस केस में उस दोनों परिवार में कमरों की संख्या 0 हो जाएगी। समझ में आ रहा है सर? तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। अगला जो सर है, एक प्रवेश द्वार है सर, 3 परिवार है। अब जो एक ही प्रवेश द्वार है सर, इसमें 3 परिवार है, तो क्या इसको हम जनगणना मकान, इसको तो CN पहले हम 5 दे देंगे, क्योंकि आपको बिल्डिंग नंबर भी कंटिन्यू रखना है और ये जो कोस्ट में दर्शाते हैं ये बताता है कि इसमें जनगणना मकानों की संख्या कितनी है, सेंसस हाउसेस कितने हैं। CN 5 दे दिया सर, एक प्रवेश द्वार 3 परिवार। अब सर 3 परिवार के आधार पे अगर हम यहाँ पे कोस्ट में 3 कर दें तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। अगर 3 परिवार के आधार पे हम सिर्फ परिवार के आधार पे इसको डिनोट कर दिए, इसका मतलब हो गया सर इसमें 3 जनगणना मकान होगा। हो सकता है इसमें 3 जनगणना मकान भी हो। ये कब होगा सर? जब इसमें अलग अलग कमरे होंगे तीनों परिवार के लिए, या फिर 3 परिवार में 3 से अधिक कमरों की संख्या होगी, उस केस में हम 3 यहाँ दे सकते हैं, तो 3 जनगणना मकान हो जाएगा। लेकिन केस मान लीजिए सर कि 3 परिवार है यहाँ और यहाँ इसमें रहने के लिए 2 ही कमरे अंदर है या फिर 2 ही फ्लैट है। एक फ्लैट में मान लीजिए 1 परिवार रहते हैं और दूसरे फ्लैट में 2 परिवार शेयरिंग में रहते हैं, उस केस में सर 3 जनगणना मकान देना कहीं भी न्याय संगत नहीं है, गलत हो जाएगा, आपका गलत रिपोर्ट चला जाएगा। इस केस में सर आपको ये पता करना है कि अगर 3 परिवार है और एक ही प्रवेश द्वार है सर, तो प्रवेश द्वार के हिसाब से आपको लगेगा कि एक ही जनगणना मकान है। लेकिन चूंकि 3 परिवार रहते हैं, 3 लोगों का अलग अलग खाना बनता है और अक्सर ऐसे केस आपको देखने को मिलेंगे, ग्रामीण हो या फिर शहरी क्षेत्र में। फिर उस केस में सर हम क्या करेंगे, अंदर के कमरों की संख्या का पता करेंगे। अगर कमरों की संख्या 3 या 3 से अधिक है तो चुपचाप सर हम परिवार के आधार पे जनगणना मकान संख्या 3 दे देंगे। लेकिन अगर 3 परिवार है और कमरों की संख्या 3 से कम है, सपोज करिए 2 ही कमरा है, अंदर में 2 ही कमरा है, उस केस में सर एक कमरा में हमें 2 परिवार को दिखाना होगा और दूसरे कमरे में 1 परिवार को दिखाना होगा। तो जिस दूसरे कमरे में 1 परिवार को आप दिखाइएगा वहां आपको कमरों की संख्या 1 देना होगा, और जिस परिवार में कमरों की संख्या, एक कमरों में 2 परिवार दिखाएंगे, उस दोनों परिवार के कमरों की संख्या 0 दिखाना पड़ेगा और एक ही कमरा में एंट्री करिएगा। इस केस में सर 3 परिवार जरूर है लेकिन 2 अंदर कमरे हैं, यानी इस केस में आप 2 ही जनगणना मकान संख्या देंगे। तो आई होप कि आपके जो बिल्डिंग और हाउसेस नंबर में जो कंफ्यूजन है, खासकर आवासीय पर्पज से, यानी जहां भी व्यक्ति रहते हैं, आवासीय किसको बोलते हैं, झुग्गी झोपड़ी हो सकता है, कोई घर हो सकता है ना। तो ये सारे जो बिल्डिंग्स है जहां पे इंसान रहते हैं, रात को आवास करते हैं, उसे हम आवासीय आवास कहते हैं। और उस आवासीय आवास के पर्पज से हमने बताया जहां भी फैमिली रहती है, उस केस में आप इस तरीके से सेंसस हाउसेस डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो के बारे में आपका क्या कमेंट है, क्या राय देना चाहते हैं, इसके बारे में जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अपने यदि आप कमेंट करिएगा कि अगला जो वीडियो है आपको किस चीज में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस टॉपिक पे हम अगला वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।